राधे राधे आशी, राधे राधे जतिन, सभी को नमस्कार, सभी को आकाश, विभूति, रोहित, प्रियांशु, गुड इवनिंग, विभूति गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। अपन 6:02 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 2 मिनट देते हैं सबको, जल्दी से आ जाएं वो लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग गौरव। साउंड इंक्रीज करें, अच्छा अब ठीक आ रही है भाई? हाँ हाँ बिल्कुल विभूति, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया। ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है? पहले तो ये बताओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, 6:02 पे स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है? जय श्री राम। सुषमा कुमारी, जय श्री राम भाई। आ जाओ, जल्दी आ जाओ सारे लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। प्रियंका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रियंका। थैंक यू। नमस्ते गोपाल, आशा है आप अच्छे होंगे। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ और आशा है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। चलो भाई, अब 1 मिनट और देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसा आप पीछे देख रहे होंगे कि आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट में आपके साथ। नमस्ते सौरभ, बहुत बढ़िया। चलिए अब नमस्ते का सिलसिला यहाँ पे रोकेंगे और सभी को गुड इवनिंग। आपको सीधे सीधे पता चल रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई। हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैं अपने बारे में दे दूं। मेरा नाम वैभव कौशिक है और मैं आपको ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा बढ़िया से, ठीक है? हाँ रोहित, सिलेबस की बात बढ़िया से करेंगे और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है? अब देखो, सबसे पहली चीज़, अब थोड़ा सा कमेंट को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है? अब बिल्कुल कमेंट को छोड़ देंगे, बिल्कुल ये समझेंगे कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में जैसे अपन समझते हैं पहले वो समझेंगे, फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे सीधे सीधे पूछेंगे और बताएंगे। आवाज़ अभी भी कम आ रही है, अब आ रही है भाई? यदि आप वॉइस आ रही है, या तो अपने उसमें बढ़ाओ थोड़ी सी आवाज़। बाकी लोगों को सबको पूरी आ रही है आवाज़? रिद्धि अपने में बढ़ाओ, हाँ ठीक है। अब बिल्कुल कमेंट बॉक्स को एकदम रोक लेंगे, ठीक है? और जो जो मैं चीज़ें पहले समझाऊं उसको पहले से समझ लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो मुझसे आप सीधे सीधे बोलेंगे, ठीक है? पहली चीज़, हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आता है ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी के अंदर आप देखेंगे मेनली 2 ब्रांचेज हैं। कितनी ब्रांचेज हैं? 2 ब्रांचेज हैं। एक आती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी, एक आती है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है? दूसरा आता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या आता है भाई? वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इन दोनों को अगर मिला दें, क्यों? क्योंकि इन दोनों में ही एनवायरनमेंट आता है, दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप इस एसएससी को छोड़ दें या वनडे एग्जाम्स को छोड़ दें तो वहाँ पे एनवायरनमेंट एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन एसएससी में और वनडे एग्जाम्स में दोनों को कंबाइन करके एक एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट होता है, पर्यावरण, वो इन्हीं दोनों के अंदर मर्ज कर दिया गया है। तो इंडियन, वर्ल्ड और एनवायरनमेंट, हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। क्लियर है ये बात? दूसरी चीज, यहां से एक चीज समझिएगा कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके घर में कितने कमरे हैं, कितनी किताबें हैं, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे रसोई के पड़ोस में बाथरूम की कितनी दूरी पे है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी क्योंकि वो आपका घर है। अगर यही मैं अपने घर के लिए पूछूं कि मेरे घर में कितने कमरे हैं, कितनी किताबें हैं, ये नहीं बता सकते आप जब तक मैं नहीं बताऊंगा। वही केस एसएससी में इस सेगमेंट के साथ होता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया हमारा घर है और हमारे घर के क्वेश्चंस
ज़्यादा आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे भाई? इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल से आते हैं। क्लियर है ये बात? दूसरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो कम रहती है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो फोकस यहाँ पे हमारा ज़्यादा रहेगा। दूसरा, एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एनवायरनमेंट में आपको कुछ टॉपिक्स में बताऊंगा जिस पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फोकस करना है और वहीं से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब यहाँ से जैसा बहुत बच्चे कह रहे थे सिलेबस चिल्ला रहे थे, तो सबसे पहले हम भारतीय भूगोल की बात करते हैं, भारत का भूगोल देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारी क्वेश्चंस की जो नींव है वो मजबूत होगी। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं और चीज़ें यहीं से पूछी जाती हैं। तो ये आपको भारत का एक मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप को एकदम इस दिमाग में सेट कर लीजिए, जैसा कि आपके पास एक फ़ोन होगा और फ़ोन पे ये आपको जो वॉलपेपर वाला सीन रहता है उसमें आप अपना वॉलपेपर लगा लेते हैं, बढ़िया एक फ़ोटो खींचेंगे और उसको सेट कर लेंगे। लेकिन आज उसको मेरे कहने से चेंज कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि चेंज करने के बाद ये जो भारत का मैप है उसको उस वॉलपेपर पे सेट कीजिएगा, और जब जब आप उस फ़ोन को ऑन करेंगे तो आपको भारत का मैप दिखाई देगा। आपको ये याद होगा कि यहाँ पे लद्दाख दिखाई देता है, यहाँ पे श्रीनगर, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ गुजरात। ये आपको बार बार देखने से याद होगा, और जब आप बार बार मैप देखेंगे तो ये आपके कई क्वेश्चन ठीक करा देगा। क्यों? क्योंकि आपको जब स्टेट्स की, जब आपको यूटीज़ की, अब यूटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज होता है। जब आप केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन बहुत अच्छे से जानते होंगे तो आप कई क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेंगे। क्लियर है? तो आज ही मेरे कहने से आप इस वॉलपेपर पर अपनी फोटो की जगह भारत की फोटो लगाएं और उसको याद करें। क्लियर? अब यहां से हम मेन चीज पे चलते हैं जो कि है आपका सिलेबस, और सिलेबस पे जाते ही हम देखेंगे कि भारत का जो सिलेबस है वो क्या है। यहां से एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट लिंक करता हुआ आपको नजर आएगा। क्लियर? एक पॉइंट आप समझेंगे तो फिर देखेंगे कि दूसरा पॉइंट भी वहीं से लिंक हो रहा है, और अब इसको लिंक करेंगे, और फिर जब ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। देखो, सबसे पहले हम परिचय देखते हैं, एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है? जैसे अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं कि मेरा नाम वैभव है, मैंने बीटेक किया है, मेरी पढ़ाई लखनऊ से हुई, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, एक आम इंट्रोडक्शन। वैसे ही सबसे पहले हम भारत का इंट्रोडक्शन देखते हैं, और भारत का इंट्रोडक्शन कैसे होगा? सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? लोकेशन देखेंगे, और लोकेशन का मतलब होता है स्थिति क्या है, भारत की जो स्थिति है विश्व में वो क्या है, वो कहां पे लाई करता है, ये सबसे पहले उठाएंगे और इसको समझेंगे। दूसरी चीज, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, मतलब अक्षांश तथा देशांतर की बात करते हैं। ठीक है? अक्षांश और देशांतर कौन कौन से हैं ये बताएंगे, जिससे हमें समझ में आए कि भाई हमारे देश के क्या अक्षांश हैं, क्या देशांतर हैं, ये बहुत अच्छे से समझेंगे। तीसरा, यहां से एक टॉपिक आपने बहुत बार सुना होगा कि भारत के बीच में से एक लाइन गुजरती है जिसको क्या कहते हैं हम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये हमेशा सुनते आते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसकी डिग्री कितनी है, उस पर कितने राज्य आते हैं। फिर हम तीसरा टॉपिक यहां से ये पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। क्लियर? इसको समझेंगे। फिर तीसरा, यहां से फिर तीसरा पॉइंट कंप्लीट करने के बाद चौथा आता है टाइमलाइन। जो ये हम घड़ी पहन के बता रहे हैं कि हमारी घड़ी में इतना समय हो रहा है, वो किस लाइन की वजह से आ रहा है? तो वो आती है टाइमलाइन। किसकी वजह से आता है भाई? टाइमलाइन की वजह से आता है, और इसी को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये कितने राज्यों से क्रॉस होती है, किसकी वजह से फाइनल हुआ है टाइम, ये सारा पढ़ लेंगे हम इसमें। इसको बोलते हैं मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं भाई? मानक समय रेखा। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक? पांचवा टॉपिक जो इसी में आता है हमारा, वो होता है नेबर कंट्रीज। कौन सा होता है भाई? नेबर कंट्रीज। अभी कोई लिखेगा नहीं भाई, ठीक है? पूरा भी सिलेबस सामने दिखा दूंगा, वो लिख लीजिएगा बढ़िया से। नेबर कंट्रीज मतलब पड़ोसी देश। जैसा आपने सुना होगा कि आप सब कुछ अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन अपना पड़ोसी अपने हिसाब से नहीं रख सकते। वो फिर अपने हिसाब से आएगा आपके पड़ोस में, और आपका अच्छा पड़ोसी होना बहुत ज़रूरी है आपके विकास के लिए।
ठीक है। तो पड़ोसी देश पढ़ेंगे कि कितने हमारे ज़मीन के पड़ोसी देश हैं, कितने पानी वाले पड़ोसी देश हैं, ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ से याद कर लेंगे। फिर अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है कोस्टल लाइन एरिया। कोस्टल लाइन स्टेट बोल सकते हैं, प्लस इसी में यूटी, यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन से राज्य तट वाले राज्य हैं, मतलब तट का मतलब क्या होता है भाई, ये जो राज्य यहाँ पे दिखाई देंगे वो कौन कौन से दिखाई देंगे। क्लियर। इतना पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद हमारा क्या क्लियर हो जाएगा भाई, इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। अभी लिखने का मौका पूरा पूरा दूंगा, एक बार समझ लो, फिर उसके बाद पूरा लिख लेना। ये आपके पास रिकॉर्डेड तो रहेगा ही, उसको दोबारा देख लेना, लेकिन एक बार समझ लो बहुत अच्छे से। क्या होता है ना, हम समझते नहीं है चीज़ों को, पूरा एकदम छापने में लग जाते हैं, एकदम छाप ही लें, आज ख़त्म करें। तो छापने वाली पढ़ाई मैं तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि हम फ्लो चार्ट्स में पढ़ाई करेंगे, बढ़िया से, कम लिखेंगे लेकिन बेहतरीन लिखेंगे। क्लियर। यहाँ से दूसरा आता है फिर फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन में क्या होता है, माउंटेन्स आते हैं। क्या आते हैं भाई, माउंटेन्स आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे पर्वतों पे गए होंगे, तो पर्वतों में जब जाते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सिर्फ पर्वत नहीं देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि माउंटेन के साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। एक होता है खुद माउंटेन, दूसरा होता है पीक, जिसको चोटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, चोटी। एक होता है पासेस, जिसको दर्रे कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्रे। एक होता है ग्लेशियर, जिसको हिमनद बोलते हैं। ठीक है। जो ग्लेशियर आपने देखे होंगे, सियाचिन का जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, वो यहीं पे दिखाई देता है। तो अकेला माउंटेन टॉपिक नहीं होता है, उसके साथ और भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे प्लेन्स भी आते हैं, ये सारे हम उसमें पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे ये देखेंगे। फिर यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो माउंटेन्स हैं, यहाँ पे जो माउंटेन्स दिखाई देता है, वहाँ से आपने सुना होगा क्या निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं। तो इस ड्रेनेज सिस्टम को अगर दूसरे शब्दों में लिखूं तो रिवर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, रिवर लिख सकते हैं, रिवर सिस्टम लिख सकते हैं। अब रिवर सिस्टम जैसे ही पढ़ेंगे तो नदियों से दो टॉपिक फिर से जुड़ते हैं। एक टॉपिक जुड़ता है आपका वाटरफॉल, कौन सा दिखाई देता है, वाटरफॉल, और एक दिखाई देता है आपको लेक्स, मतलब झीलें। तो झील दिखाई देती हैं और जलप्रपात दिखाई देते हैं, जलप्रपात दिखाई देते हैं और झीलें दिखाई देती हैं। क्लियर है। नदियां पढ़ेंगे और नदियों से ही जलप्रपात बनते हैं और उन्हीं से झीलें बनती हैं। क्लियर है ये बात। जैसे ही नदी आगे बढ़ती है तो जमीन पे जाती है, वहां मृदा देखेंगे। मृदा बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत चीजें बढ़िया बढ़िया उगाएगी। और कब उगाएगी, जब वहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा होगा, तो जलवायु उसके सामने आती है। अगला टॉपिक जलवायु हो जाता है। जलवायु बढ़िया है, मृदा बहुत बढ़िया है। फिर हमें क्या समझ में आएगा कि ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं और पानी पहले से नदियों से आ चुका है, तो हमारी खेती बहुत अच्छी होगी। तो अगला टॉपिक एग्रीकल्चर होता है, कृषि होता है। अब कृषि बहुत अच्छी हो चुकी है, और कृषि जैसे ही बहुत अच्छी होगी तो हम उसे बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे और परिवहन का यूज करके हम शहर की तरफ जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा। जैसे ही हम बढ़िया ट्रांसपोर्ट, न्यू पेज बना लीजिए सर। अच्छा ठीक है, बनाता हूं। पहले इसको समझ लो, ठीक है, ये समझ लो और यहां मैं समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास इंट्रो होता है। इंट्रो के बाद मैंने बताया कि हमारे पास माउंटेन्स वाला टॉपिक होता है। माउंटेन्स के बाद मैंने बताया माउंटेन्स जैसे क्लियर करेंगे तो वहां से रिवर्स बहती हैं। रिवर्स कहां चली जाती हैं, सॉइल्स पे चली जाती हैं। सॉइल्स जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्लाइमेट आ जाएगा। तो क्लाइमेट पढ़ेंगे भाई, क्लाइमेट को अच्छे से पढ़ेंगे। क्लाइमेट को आगे बढ़कर हम किस में चेंज करा लेंगे, क्योंकि हमारे पास तीनों बढ़िया बढ़िया चीजें आ चुकी हैं, जिससे हमारा एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर आ जाएगा। एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया हुई तो ट्रांसपोर्ट का यूज करके हम शहर चले जाएंगे। तो अगला टॉपिक ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट यूज करके हम कहां चले जाएंगे, इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे। तो अगला टॉपिक इंडस्ट्रीज आ जाता है। क्लियर। तो अगला टॉपिक क्या आता है भाई, उद्योग आता है, इंडस्ट्री आता है।
इतना लिख लिया। फिर उसके बाद इंडस्ट्री जैसे ही हम खत्म करते हैं तो यहां पे अगर किसी को ये कुछ लिखना है तो लिख लो अभी, जिससे मैं आगे की चीजें बताऊंगा। क्योंकि जैसे इंडस्ट्री कंप्लीट करते हैं ना, तो कितने बच्चे इसमें, सर आपका नाम क्या है? अच्छा, मेरा नाम वैभव है। ठीक, देखो जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे कृषि वाले फैमिली से आते हैं, जिनके पिताजी किसान फैमिली से आते हैं, जो फैमिली बहुत सारी एग्रीकल्चर में दिखाई देती हैं, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग धनी किसान के बच्चे कहला रहे होते हैं। जैसे आपने नोएडा वाले लोग देखे होंगे, वो धनी किसान के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वहां की जो जमीनें बहुत ज्यादा पैसे की हैं। तो अब इन्होंने बढ़िया किसानी करी है, बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर उगाई है, बहुत बढ़िया कृषि हुई है वहां पर। अब वो बेचेंगे इंडस्ट्रीज में तो पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो वो लोग अमीर कहलाएंगे। ठीक है, अमीर हो जाएंगे। कुछ लोग अभी भी गरीब रह जाएंगे। और ये कौन बताता है? ये डाटा बताता है। वो डाटा कैसे कलेक्ट होता है? सेंसस जब होते हैं, जनगणना जब होती है, उससे कलेक्ट होता है। तो ये 9 पॉइंट लिखिए, और अगर जो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाए हैं वो उसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद आगे सी के साथ कनेक्ट करता हूं। ठीक है, पहला लोकेशन दिखाई दे रहा होगा, दूसरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश देशांतर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, फिर टाइमलाइन मानक समय रेखा, फिर नेबर कंट्रीज पड़ोसी देश, फिर कोस्टल लाइन स्टेट जो तटीय राज्य हैं वो। क्लियर? किसकी स्क्रीन बफरिंग कर रही है? किसकी कर रही है भाई? स्क्रीन आउट हो रही है सर। किसी की नहीं हो रही है भाई। आप अपना फिर से रिकनेक्ट करो, फिर आओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पर आपको दिखाई देगा, यहां पर हमने सेंसस देख लिया, जनगणना देख ली। ठीक है, और जनगणना के बाद आप समझोगे कि जनगणना जैसे ही होती है, सेंसस जैसे ही होगा, तो कुछ लोग आज भी जंगलों में रहते हैं। और जंगलों में क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें पेड़ पौधे, फॉरेस्ट वगैरह जो होते हैं, जंगल जो होते हैं, उनकी सुरक्षा करनी है। किन से करनी है? उद्योगपति जो हैं, अदरवाइज उनको वो काट देंगे। ठीक है, और जब काट देंगे तो फिर जंगल खत्म। आपने जैसे ही देखा है 52 तक टेम्परेचर जा रहा है। अब जब 52 जा रहा है, वो किसकी वजह से? क्योंकि पेड़ कट चुके हैं। ठीक है, और उन्हीं की सुरक्षा कौन करती हैं? ट्राइब्स करती हैं। किसकी सुरक्षा करती हैं भाई? फॉरेस्ट वगैरह की ट्राइब करती हैं। तो अगला टॉपिक आपकी जनजातियां आता है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है आपका जनजातियां। फिर जैसे ही आपकी ट्राइब्स आगे बढ़ेंगी तो वो मिनरल्स की भी सुरक्षा करती हैं, खनिजों की भी सुरक्षा करती हैं। वो ये जैसे आप अंग्रेजों के टाइम में भी देखेंगे कि ट्राइब्स के साथ भी बहुत रिवोल्ट्स हुए हैं। आप हिस्ट्री वाले सर जब आपको पढ़ाएंगे तो वो क्लियर बताएंगे कि ट्राइब्स के भी बहुत सारे रिवोल्ट्स ब्रिटिशर्स के साथ दिखाई देते हैं। वो किसकी वजह से? उन्होंने मिनरल्स की सुरक्षा करी है। क्लियर? तो अगला टॉपिक हमारा मिनरल्स दिखाई देता है, खनिज दिखाई देता है। जैसे ही हम यहाँ पे खनिज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थान देखेंगे। जो हमारे संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में देखेंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में देखेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये स्टैटिक में भी आता है, ये आपके कई सब्जेक्ट्स में टॉपिक आता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा। फिर अगला आता है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ये आपका एनवायरनमेंट से जुड़ जाता है टॉपिक। तो बायोडाइवर्सिटीज में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट लगती हैं, उनको यहां कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन हमेशा आएगा, और नेशनल पार्क आपको छोड़ना नहीं है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 106 के 106 तो आपको याद करने नहीं है, लेकिन हाँ, हम 50 से 60 इस तरीके से याद करेंगे कि बेहतरीन तरीके से आप उसे कंठस्थ कर लें, उसे इतना इजी वे में आप गो थ्रू हो जाए उनसे कि आप घर में चलते चलते एकदम नेशनल पार्क सबके सामने सुना पाएं। क्लियर? फिर उसके बाद मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको पता होगा 4 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, या वनडे एग्जाम्स में काफी बढ़ जाते हैं, कहीं और दूसरे एग्जाम्स में, लेकिन एसएससी में 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं प्री में। क्लियर? तो वहां पर ये दोनों टॉपिक एक एक क्वेश्चन ले लेगा आपका, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन उठें। इसमें डैम्स कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं भाई? डैम्स कह सकते हैं। आपको पता होगा डैम्स, एक ही डैम बनने से 4-5 काम हो जाते हैं। जैसे अगर मैं यहां देखूं कि ये डैम बना दूं, ठीक है, और यहां टरबाइन लगा दूं। आपने एक मूवी होगी स्वदेश,
उसमें शाहरुख खान को बिजली बनाते हुए देखा होगा, जिसमें एक दादी अम्मा एक बल्ब को देख के कहती हैं बिजली, समझ रहे हैं, और जैसे बिजली चिल्लाती हैं वो पूरे गांव में लहर आ जाती है कि हाँ बिजली आ गई। ठीक है, तो यहां पानी भर दिया जाता है और पानी भरने के बाद ये बन जाती है एक मैनमेड झील, लेक बन जाती है। ठीक है, ये मैनमेड लेक होती है और इसको देखने के लिए गवर्नमेंट लगा दे पैसे। तो आजकल तो बहुत सारे लोग कपल्स जो होते हैं, कपल्स गोल्स घूमने जाते हैं ना बहुत सारे लोग, तो वो यहाँ घूमने जाएंगे तो उसका लगा दे पैसा, तो फिर स्टेट की इनकम स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे एक जल की जो रानी रहती है, मछली जिसको कहते हैं भाई, वो मछली छोड़ दे, और मछली छोड़ने के बाद ब्लू इकोनॉमी एक शब्द आता है कि ब्लू इकोनॉमी उससे जनरेट होगी, तो स्टेट को इससे भी पैसा मिलता है। 2 काम हो गए। तीसरा, पानी यहाँ से छोड़ दे और बिजली बना ले, तो जो लाइट है, जो लाइट बन रही है वो इसका मेन पर्पज है, तो तीसरा काम हो गया। ये पानी ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा होने से यहाँ से कट कर दिया उसे, और कट करने से उस एरिया में इसको भेज दिया जहाँ पे पानी नहीं है, जैसे राजस्थान में भेज दिया इंदिरा गांधी कैनाल, तो ये इरिगेशन के पर्पज से भी आती है। क्लियर, तो ये चौथा काम हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत सारे काम डैम से कर सकते हैं, इसीलिए ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट टॉपिक इंडिया के लिए, तो इंडिया के लिए लास्ट टॉपिक है मिसलेनियस, विविध। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक इसलिए रखा है मैंने, क्योंकि जो आपका मास्टर आपको दिखाई दे रहा है, जो टीचर आपको दिखाई दे रहा है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। अब एआई मशीन तो है नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें उससे भी छूट सकती हैं। ठीक है, वो आप जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, टॉपिक्स लगाएंगे अपने घर पर, तो आप जब उन क्वेश्चंस को लगा लें और आपको लगे कि सर से ये छूट गया है, तो आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे उसमें करा दूंगा। क्लियर, तो आप इतना समझ गए होंगे कि इंडिया के सिलेबस में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं, और यहां से आपने कुछ पॉइंट बहुत क्लियर समझ ले होंगे। सबसे पहले इंट्रो, फिर फिजिकल, फिर ड्रेनेज, फिर सॉइल, फिर क्लाइमेट, फिर एग्रीकल्चर, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर इंडस्ट्री, फिर सेंसेस। इसके बाद हमें दिखाई देती है ट्राइब्स के बाद मिनरल्स, फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर बायोडाइवर्सिटी, फिर नेशनल पार्क, फिर एमपीपी, और फिर आपको मिसलेनियस। क्लियर है ये बात? तो अब अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो जल्दी से मुझे बताएं, और समझ में आ गया है तो भी मुझे जल्दी से बताएं कि हाँ हमको समझ में आ गया, यस करके आगे बढ़ जाएं। जल्दी बताएं भाई। बढ़िया जतिन, जल्दी बताओ भाई सारे लोग। दिनेश बहुत बढ़िया, अशी आ गया, रिद्धि यस, साक्षी यस, बढ़िया। तो बाकी जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है उनका समझूं कि उनको समझ में आ गया भाई। चलो अब समझते हैं वर्ल्ड का। ठीक है, तो मैं इसको हटा दूं, देखो भाई, अब यहां से डैम्स लिख देता हूं यहां पे। अब विश्व की बात करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इंडिया से कम है, यह भी बहुत क्लियर जान लीजिए। क्यों? क्योंकि एसएससी में 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 में से आपके 4 से 3 क्वेश्चन रहेंगे इंडिया से, 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा वर्ल्ड से। ठीक है, फोकस करेंगे उस पर भी अच्छे से, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन फोकस सबसे ज्यादा हम इंडियन ज्योग्राफी पे करेंगे। क्लियर? अब विश्व की बात करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा यहीं से एक दूसरे के साथ, जैसे हमने इंडिया का समझा वैसे ही अब विश्व का समझेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल फिर से कॉपी किताब पे एकदम ध्यान करेंगे, कमेंट पे एकदम छोड़ देंगे। देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहले एक यूनिवर्स होता है। क्या होता है? यूनिवर्स होता है। अब उस यूनिवर्स में एक सूरज है और उस सूरज का एक सिस्टम है, और सूरज को बोलते हैं सोलर। ठीक है, तो उस सोलर का एक सिस्टम है, तो अगला टॉपिक आता है सोलर सिस्टम। अब जैसे सोलर सिस्टम है तो जो सन है आपका वो क्या है, पहले समझना। सन क्या है? इसको बोलते हैं मां की आंख का तारा। ठीक है, ये स्टार है, इसका मतलब सन क्या है भाई? सन एक स्टार है, मां की आंख का तारा होता है ना सन, तो मां की आंख का तारा है। वो आपसे पूछा जाएगा कि सन प्लैनेट है, सैटेलाइट है, या आपका स्टार है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई? सन एक स्टार है। क्लियर? दूसरी चीज, जब ये स्टार है तो इसके आसपास लोग घूमेंगे ना, और इसी वजह से जो सोलर है, जो सन है,
उसके आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते हैं और उन प्लैनेट्स में एक हमारा क्या है, अर्थ है, और वो उसकी मोमेंटम दिखाई देगा, उसकी गतियां दिखाई देंगी, मूवमेंट दिखाई देंगे उसके। तो इस वजह से अगला हमारा अर्थ खुद एक प्लैनेट हमारी स्टडी करने का टॉपिक बन जाता है। फिर उसके बाद चौथे पे आते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और ये किसकी होंगी, ये पृथ्वी का जब मैप पढ़ रहे होंगे, उसका ग्लोब जब समझ रहे होंगे उस पे आएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ लेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा कि वहां पर कौन सी रॉक्स हैं और कौन कौन से वल्कोने फूट रहे हैं, चट्टाने और ज्वालामुखी। जैसे ही आप अगला टॉपिक देखेंगे तो जब चट्टानों में टूटन होती है तो फिर जमीन पे हलचल होती है, और जमीन पे जब हलचल होती है तो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। जमीन पे जब हलचल होती है तो अर्थक्वेक आते हैं, और पानी में जब हलचल होती है तो सुनामी आती है। ये दोनों जब चीजें हो रही होती हैं तो एक हीरो आपने देखा होगा, हॉलीवुड का हीरोज जो होते हैं वो देखे होंगे आपने कि इंडिया में तो नहीं दिखाई थी सुनामी की, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में, लेकिन हॉलीवुड में सुनामी दिखाते हैं, वो मूवीज में दिखाते हैं। तो वहां का हीरो क्या करता है, भागता है अपनी हीरोइन को बचाने के लिए, किसकी तरफ, जमीन की तरफ। तो कॉन्टिनेंट हमारा अगला टॉपिक आता है, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। और महाद्वीप कितने हैं, थालापति का नंबर 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। अब इनके बारे में एक छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने वो अलग से लिखे हैं। तो महाद्वीप जब पढ़ रहे होंगे तो उनकी माउंटेन रेंज पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे। पर्वतों को पढ़ने के बाद आपके डेजर्ट और ग्रासलैंड पढ़ेंगे, घास के मैदान और आपके मरुस्थल। आप समझ रहे हैं ना, मरुस्थल बिल्कुल बंजर जमीन है जो यहाँ पे बिल्कुल घास नहीं होती है, और घास के मैदान जैसे प्रेरी हुआ, पंपास हुआ, कंपास हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। फिर उसके बाद वैलीज, घाटियां, और आपके प्लेट्यूज, पठार और घाटी दिखाई देंगे, उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन सबको खत्म करने के बाद एक टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जैसे आप कभी CDS हुआ, NDA वगैरह का एग्जाम देखेंगे ना, तो वहां पे IR का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और उसमें ये चीज दिखाई देती है। इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं वहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और ये ज्योग्राफी का टॉपिक होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ओशियन करेंट्स को पढ़ेंगे, जो महासागरीय धाराएं हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। फिर आपको पता है ना, महासागर से छोटा क्या होता है, रिवर्स होती हैं, तो रिवर्स को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं हर देश की, जो हर देश वाइज, हर कॉन्टिनेंट वाइज हम रिवर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा द्वीप वहां पे दिखाई देता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। मेजर लेक्स और आपके वाटरफॉल्स, जैसे नियाग्रा दिखाई देता है, वाटरफॉल है। जैसे आपको झील्स जो दिखाई देती हैं, एक आपको दिखाई देगी विक्टोरिया झील, एक सुपीरियर झील, इरी झील, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। इंडिया की भी हम अलग से देख ही ले चुके होंगे, तो इंडिया भी यहाँ पे एक बार रिवाइज कर चुके होंगे। फिर उसके बाद स्ट्रेट्स आता है, जल डमरू आते हैं, और ये आपने देखा होगा ना कि पाक स्ट्रेट है, तो उनके बारे में हुआ, और देशों के बीच में भी है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये 16 टॉपिक हुए। फिर इसके बाद बांध समझा चुका हूं मैं कि क्या होते हैं बांध, इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में पढ़ लेंगे। जो करंट में आ रहे होंगे बांध, उनके बारे में करंट में आपको जोड़ दूंगा यहाँ से। फिर साइक्लोन्स, जैसे अभी हाल फिलहाल में एक साइक्लोन आया जिसने बहुत तबाही मचाई वेस्ट बंगाल में, और आपने पढ़ा होगा। सर पहले इंडियन ज्योग्राफी खत्म कराइएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले इंडियन ही कराऊंगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए पहले उसको उठाया है। नोट्स प्रिंटेबल फॉर्म में देना सर पहले इंडियन ज्योग्राफी खत्म कराइएगा। हाँ ठीक है, ये इसीलिए मैं बोल रहा था पहले इस पर ध्यान दो, मैं आपका भला आपसे ज्यादा चाहूंगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। एक चीज बहुत क्लियर बता दूं, पहले इसको खत्म करता हूं, फिर एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट की बात करेंगे, फॉरेस्ट में देखेंगे कौन कौन सा जंगल दिखाई देता है। फिर उसके बाद क्लाइमेट की बात करेंगे, सॉइल्स देखेंगे कौन कौन सी सॉइल्स दिखाई देती हैं। ट्राइब्स, वर्ल्ड की ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पिग्मी वगैरह हुआ, ये पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, कौन कौन सी एग्रीकल्चर्स कहाँ कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, जैसे मक्का कहाँ पे ज़्यादा होती है, पल्सेस कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। मिनरल्स, कि आपके मिनरल्स की जो खान है, खदान है, वो कहाँ पे कौन सी है, सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ मिलती है, सोना कहाँ मिलता है, हीरा कहाँ मिलता है, ये सब यहाँ पे देखेंगे। इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री कहाँ पे है, ये सब यहाँ देखेंगे। मैपिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
मोस्ट इंपॉर्टेंट मैपिंग आपकी रहेगी। जब आप विश्व का, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अपने वॉलपेपर की जगह इंडिया का वॉलपेपर लगाइएगा, जैसे भी इंडिया का वॉलपेपर याद हो जाए आपको, फिर हर एक कॉन्टिनेंट का लगाइएगा, फिर इसके बाद दूसरे देशों का लगाना स्टार्ट कीजिएगा। इससे पूरा आपकी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। क्लियर? फिर आखिरी में मिसलेनियस, जैसा मैं आपको बताता ही हूँ कि AI मशीन नहीं है आपका मास्टर, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में। अब बताओ भाई, जल्दी से बताओ, अब कोई डाउट है अभी, या अभी कोई डाउट नहीं है? हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं अब। सर ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस की अप्रॉक्स कितनी क्लासेस होती हैं? ठीक है, इसकी क्लास अपन मैक्सिमम 30 घंटे क्लास होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपकी जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराकर बढ़िया तरीके से, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ चीज़ें छुड़वा दूँ, ऐसा नहीं, हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, जल्दी करा दूंगा। आगे पूछो भाई कुछ। ये जो मैंने पढ़ाया, जो समझाया, वो सबको समझ में आ गया? सर रोज क्लास लेंगे क्या? नहीं, रोज कैसे हो सकती है, और GS में और भी तो सब्जेक्ट है ना। मेरा जिस दिन शेड्यूल होगा उस दिन क्लास होगी। आप कुछ बताने वाले थे सर? हाँ, ये बताने वाला था, उस पर ध्यान देना भाई। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि टीचर महान तब बनता है जब उसके स्टूडेंट उसे महान बना देते हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य ने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए, लेकिन अर्जुन ने वो सारी चीज़ें सीख के द्रोणाचार्य को फेमस करा दिया। ठीक है, तो आप बेहतरीन होंगे तभी हमारा नाम होगा। आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं तो हमारा कभी नाम नहीं हो सकता। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से शानदार बनिए, हमारा नाम रोशन कीजिए। आप भी कह पाएँ कि हम उस टीचर से पढ़े थे, तो हमको प्राउड फील होगा। ठीक है, हाँ भाई जतिन, वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो, इतना समझ में आया, अब आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अपना पहला टॉपिक उठाते हैं। और यहाँ से आज से आपका इंडियन ज्योग्राफी का, जैसे आप लोग डिमांड भी कर रहे थे कि इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कराइएगा, तो इंडियन ज्योग्राफी हमारा खुद का घर है, तो हम इसको बेहतरीन तरीके से अपना लेंगे और इसको बहुत बढ़िया से सीख लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ और जान लीजिए कि इसको इस तरीके से अपना बनाइएगा कि ये सिर्फ आपका रहे फिर। ठीक है, हम ज़्यादा नोट्स नहीं बनाएंगे, ज़्यादा चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन जो करेंगे वो बेहतरीन करेंगे। यहाँ से अब आपके सामने ये टॉपिक पहला दिखाई देता है, यूनिट नंबर पहली है ये। जैसे मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था कि हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो यूनिट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे होंगे, वो पहला टॉपिक दिखाई देगा लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति क्या है। दूसरा टॉपिक जो दिखाई देगा, भारत के देशांतर और जो अक्षांश है, लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है, वो कहाँ कहाँ पे लाइज करते हैं। सर PDF दे देना प्लीज। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, फिर दूसरे के बाद तीसरा आता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तीसरे के बाद भारत की समय रेखा, चौथा टॉपिक ये आता है। चौथे के बाद जैसे ही पड़ोसी देश की बात आती है, पांचवा टॉपिक ये, और फिर भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनकी बात आती है। तो इस तरीके से आपके ये जो 6 टॉपिक हैं वो बहुत अच्छे से आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे और उनको बढ़िया से याद भी अभी के अभी करेंगे। क्लियर? तो जल्दी से इसको लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। सर नोट्स कैसे बनाएं? हाँ, सबसे पहले देखो, एक बहुत, जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो इंजीनियरिंग में ना कोई बहुत ज़्यादा तूफान चीज़ें नहीं सिखाते। इंजीनियरिंग में ना सिर्फ चीज़ों को तोड़ना सिखाते हैं। वो कैसे होते हैं, एक WH थ्योरी होती है। WH थ्योरी क्या कहती है? WH थ्योरी कहती है वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, हाउ, हु और हेंस प्रूव्ड। ठीक है, पूरी इंजीनियरिंग इसी पे रहती है भाई, पूरी की पूरी इंजीनियरिंग इसी पे रहती है कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके लिए, किसके द्वारा, किसके साथ मिलके, ये सब इसी पे रहता है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए किसी भी टॉपिक के, आपका सारा का सारा एकदम बढ़िया से हो जाएगा। अब नोट्स की बात है कि नोट्स कैसे बनाते हैं। नोट्स बहुत सीधे सीधे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इंट्रो ऑफ इंडिया लिखो आपको, क्योंकि पूरी की पूरी PDF तो मिल ही जाएगी।
तो पूरा कथा लिखने की ज़रूरत नहीं है उसमें, इंट्रो ऑफ इंडिया लिखो। उसमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि लोकेशन, पहला टॉपिक। लोकेशन के बाद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दूसरा टॉपिक। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीसरा टॉपिक। इस तरीके से फ्लो चार्ट्स में चीज़ें रखिए। क्यों? क्योंकि आपको पीडीएफ मिल रही है, रिकॉर्डेड क्लास आप तक मिल रही है, तो उसमें ज़्यादा आपको लिखने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे शब्दों में तोड़िए जिससे आप उसे चलते चलते भी याद कर लें। 15 से 20 पन्नों में आपकी पूरी की पूरी ज्योग्राफी हो जाए तो वो बेहतरीन चीज़ें हैं। गुड इवनिंग, ठीक है। बहुत लेट ज्वाइन किया आपने, आधे घंटे बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हैं आप, ठीक। चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आया ना नोट्स कैसे बनाते हैं। नोट्स बहुत छोटे होते हैं, फ्लो चार्ट्स में बनाते हैं नोट्स, जिससे हम उसे रिवाइज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए अब उस पर चलते हैं और उसे बढ़िया से समझते हैं भाई। जैसे यहाँ से हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है भारत की लोकेशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, और इसको आज समझेंगे और बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत हेक्टिक नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसको एकदम प्रेशर लेना के स्टार्ट कर देंगे और चीज़ें ख़त्म करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत पता है सर, यस सर आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। देखो भाई, थैंक यू। सबसे पहली चीज़ कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इसलिए आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैप है। अगर किसी बच्चे ने ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ी है, कभी भी, तो यकीन मानिए, मेरे पे भरोसा रखिएगा, मैं उसको बहुत अच्छी ज्योग्राफी करा दूंगा, ठीक है। मैंने अपने टीचर्स पे भरोसा रखा था, आप मुझ पे रखिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आप तक डिलीवर कर दूंगा। क्लियर? यहां से आपको पूरा का पूरा इस तरीके से एक ग्लोब दिखाई देता है, यहां देख लीजिए या इसको लेटा के देख लीजिए, तो ऐसे देख लीजिए। अब यहां से चीजों को समझिएगा। भारत जो है हमारा, वो इस जगह पे दिखाई दे रहा है और इस मैप में यहां दिखाई दे रहा है। तो अब हम इस पे फोकस करेंगे और इसको समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे हेडलाइन लिखी हुई है भारत का आकार और स्थान, उसके साथ साथ इसी को लोकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। स्थिति क्या है, इसी को बोलते हैं। अब ये समझो, सबसे पहले आपने सुना होगा, पहले ही एक जानकारी दे दूं, आपने ब्रिटिश के ज़माने में सुना होगा, उनकी जो कंपनियां खोलते थे वो लोग जो यूरोपीय आए थे, उन्होंने नाम दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब हम उनकी जगह से ईस्ट में आते थे, इसीलिए उन्होंने ईस्ट कहा। कैसे आते थे भाई? ईस्ट में आते थे वो लोग, इसीलिए यहां पे पड़ता है उनका देश, और वो ईस्ट में आते थे, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए उनका नाम दिया। जो भी यूरोपियन कंपनी थी अपना नाम लगा देती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया या फ्रांस हो गया या स्वीडिश हो गया, ये अपने नाम लगा देते थे। तो एक तो कंफर्म हो गया कि हम ईस्ट में हैं। कहां पे है? ईस्ट में है, और ईस्ट को हिंदी में कहते हैं पूरब। क्लियर? एक क्लियर हुआ पॉइंट। अब दूसरा जो मेन चीज है उस पे जाते हैं और एकदम अपने दिमाग को ब्लैंक कर लेना, खाली कर लेना और समझना। ये बताओ कि ये क्या है? भरोसा है सर, भरोसा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे दिमाग पे एकदम खाली करके यहाँ समझो कि ये क्या है। ये एक ग्लोब है, एक पृथ्वी का एक मैप है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ और इस लाइन को आप लोग कहेंगे कि ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर कभी नहीं हो सकती ये लाइन। क्यों? क्योंकि इस पे मैंने कोई भी डिग्री नहीं बनाई है अभी तक। इस पे जब मैं 0 डिग्री लिख देता हूं तब ये कहलाती है इक्वेटर। क्या कहलाती है भाई? इक्वेटर कहलाती है तब जब ये 0 डिग्री लिख दिया जाता है, और इसी को हिंदी में कहते हैं भू मध्य रेखा। जो भू का मतलब होता है पृथ्वी और मध्य का मतलब बीच में से, पृथ्वी को बीच में से काटने वाली एक इमेजिनरी लाइन इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहलाती है। क्लियर है ये बात? जिसको 0 डिग्री से आप क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये 0 डिग्री की रेखा दिखाई दे रही है। अब यहां से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आपको ये और एक ये 2 डायरेक्शन मिलेंगी जो आपके रीजनिंग में बताई जाती हैं कि नॉर्थ में चला। एक राम लड़का था जो कि नॉर्थ में 20 किलोमीटर चला, लेकिन उसका 20 किलोमीटर चलने के बाद उसका मन घूम गया और उसने बाईं तरफ मुड़कर 15 किलोमीटर और चल गया। तो नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ और साउथ,
ये दो डायरेक्शन और सामने आई। जब ये दो डायरेक्शन सामने आई तो ये मैथ में भी यूज होता है। कैसे यूज होता है? एक सर्किल है जिसको बीच में से काट दीजिए तो दो हेमिस्फीयर बन जाते हैं, एक बनता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक बनता है साउथ हेमिस्फीयर। तो जो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपके पास दो गोलार्ध है, एक नॉर्थ और एक आपका साउथ। क्लियर है ये बात? अब मैंने सिलेबस में आपको थोड़ी देर पहले ही इसीलिए सिलेबस समझाया था कि भारत के बीच में से एक लाइन गुजरती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी लाइन है भाई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वो लाइन आपको दिखाई देगी ऊपर। कहां पे दिखाई देगी भाई? ऊपर दिखाई देगी इस तरीके से। और 23.5 पे एक नीचे लाइन दिखाई देती है। ये कितने डिग्री पे है भाई? 23.5 डिग्री पे, और ये नॉर्थ है। और यहां पे 23.5 डिग्री साउथ। ये दोनों लाइनें 23.5 पे क्यों है? क्योंकि यहां पे सूरज एक बार लंबवत होता है अपनी सारी रोशनी इस तरीके से, और एक बार यहां, ठीक है। इसीलिए 23.5 इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे याद होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी ऊपर वाली लाइन है? ये कैसे याद होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाली लाइन है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है? इसको मकर कहते हैं और इसको कर्क कहते हैं। ये कैसे याद होगा? इसको अभी 2 मिनट में याद कराता हूं। देखो, आपने मूवीज देखी होंगी, आप मूवीज तो देखते होंगे सारे लोग, और देखनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको मूवीज नहीं देखनी चाहिए, मूवीज देखनी चाहिए। उससे ना बहुत सारी चीजें सीखते हैं अगर सीखने वाले हैं तो, ठीक। अब यहां से कैसे याद करेंगे? मुकेश एक बहुत शानदार लड़का था। आपने मूवीज के स्टार्टिंग में एक ऐड चलता है, उसे फिर बहुत अच्छे से आप उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन वहां से बहुत कुछ सीख लिया जाता है। मुकेश एक बहुत शानदार लड़का था, उसको तंबाकू खाने का शौक था और तंबाकू खाने की वजह से उसके मुंह में कर्क रोग हो गया। क्या हो गया भाई? मुंह में कर्क रोग हो गया है। दूसरा, फिर उसका इंग्लिश वर्जन चलता है कि मुकेश इज अ वेरी गुड बॉय बट ईटिंग टोबैको इट्स कॉजेज माउथ कैंसर। क्या हुआ है भाई? माउथ में कैंसर हुआ है। मुकेश के मुंह में कर्क रोग हुआ है और माउथ में कैंसर हुआ है। तो माउथ में कैंसर, इसका मतलब कैंसर ही क्या है? कर्क रोग है। इस चीज को याद रखना भाई, कैंसर ही क्या है? कर्क रोग है। और हो कहां रहा है? मुंह में हो रहा है। तो इसका मतलब बॉडी के कौन से हिस्से में होता है? मुंह ऊपर होता है। तो आज के बाद शायद कभी नहीं भूलोगे कि कर्क रेखा ऊपर होती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में होती है। अब कोई भूलेगा भाई? जल्दी से बताओ, अब कोई भूलेगा? जल्दी बताएं। बढ़िया। तो अगर आप भूल गए तो इसका मतलब आप सुसाइड कर रहे हैं पढ़ाई के साथ, ठीक है। तो वो फिर आपको माफी नहीं है उस चीज के लिए, ठीक। अब नीचे की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न, मकर। अब मगरमच्छ आपने देखा होगा, मकर है ना, तो उससे रिलेट कर लीजिए उसे कि वो नीचे रहता है, पानी में रहता है, जमीन पे चलता है, पानी में तैरता रहता है, तो वो नीचे रहती है, ठीक है। तो मकर हमेशा नीचे रहता है और आपका कर्क ऊपर रहता है। तो इसको जल्दी से बनाइए और फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर चीजें और दूसरी बताऊंगा। गजब का ट्रिक है, थैंक यू। बस समझ में आना चाहिए भाई, ये गजब, ये ट्रिक तभी काम करेंगी जब आप लोग पेपर में इसको करके आएंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे कि हाँ सर हमने बढ़िया किया है, ठीक है। जल्दी से लिखो। सर आवाज़ किसी किसी टाइम रुक जा रही है। अच्छा, तो वो शायद सबके में रुक रही है या आप ही के में रुक रही है, पहले तो ये पता चले। अच्छा, कोई नहीं, मैं इसमें बता दूंगा अभी, है ना, जो हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग हैं मैं उनको बोल दूंगा। कोई बात नहीं, अगर किसी के में रुक रही है तो मैं बोल दूंगा, आगे से वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जल्दी से लिखो भाई, फिर आगे की चीज़ें बतानी है आप लोगों को।
ठीक है, चलो अब इतना हो गया, तो अब आगे देखते हैं। और बफरिंग हो रही है सर, ठीक है कोई बात नहीं, उसको एक बार ना दोबारा से आप कनेक्ट करके देखो, फिर शायद नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं? इन लाइनों को बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं भाई? लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। यहां से समझना, अब कमेंट करना छोड़ दो, अब समझो। इनको क्या कहते हैं भाई? अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। अब ये कैसे पता होगा कि जो ये लाइनें हैं इनको लैटिट्यूड कहते हैं? क्यों? क्योंकि एक लाइन और होती है जिसको लॉन्गिट्यूड कह रहे होते हैं, और वो लाइन कैसी दिखाई देती है आपको? वो लाइन दिखाई देती है इस तरीके से, और इस लाइन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर। देखो, अब इसको बहुत लेमैन की भाषा में अगर मैं समझाऊं कि जो ये खड़ी हुई लाइनें हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। कैसे? क्योंकि ये टाइम बताती हैं। पहले तो IST बोलते हैं इनको, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है। और इनकी वजह से, क्योंकि ये देश का टाइम बता रही होती हैं, इसी वजह से एक लेमैन की भाषा में समझाऊं कि देशों का अंतर उनके टाइम से पता चलता है, और इसीलिए देशों का अंतर बताने वाली लाइन देशांतर हो जाती है। ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर? एक पॉइंट तो ये। दूसरा, जैसे ही आप देखेंगे कि ये लाइन खींच दूंगा तो इधर ईस्ट हो गया और इधर आपका वेस्ट हो गया। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों डायरेक्शन आ चुके हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ईस्ट मुझे पता ही है पहले से कि ईस्ट में है हम लोग। दूसरा, कर्क रेखा नॉर्थ में है, तो यह भी पता चल गया कि नॉर्थ में है हम। तो दो चीजें पता चली कि नॉर्थ और ईस्ट में होंगे। तो रीजनिंग वाले सर ने आपको जब डायरेक्शन पढ़ाएंगे तो वो बता भी चुके होंगे, आपको आता भी होगा कि जब आप नॉर्थ ईस्ट देखते हैं तो वो कैसे शो होती है भाई? वो होती है इस तरीके से शो, और इसी को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा जो देश है वो किस लोकेशन पे है? वो आता है नॉर्थ ईस्ट में। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारत की लोकेशन नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है या ईस्ट वेस्ट में है, इस तरीके से आएगा। तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट आंसर होगा। क्लियर? दूसरी चीज जो मैं ये बता रहा था आपको कि ये कैसे याद करते हैं, ये जो लेटी हुई लाइनें हैं उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूं, अब मैं जब आपके सामने खड़ा रहूंगा तो मेरी लंबाई बता सकते हैं आप, मेरी लॉन्गनेस बता सकते हैं। तो जो ये खड़ी हुई लाइनें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गनेस बताने वाली लाइनें। ये इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाई चांस मैं थक जाऊं और मैं यहाँ पे इस तरीके से लेट जाऊं, ठीक है, और जब लेट जाऊंगा तो हम कहेंगे लेट गए सर। क्या हो गए? लेट गए, तो लैटिट्यूड होंगे वो, ठीक। तो लैटिट्यूड लाइंस वही होती हैं। क्लियर? अब हिंदी वाले नाम देखते हैं। लैटिट्यूड को अक्षांश कहते हैं। ये कैसे याद होगा कि लेटने से आराम मिलता है। क्या मिलता है भाई? आराम मिलता है। और आ से कौन शुरू हो रहा है? अक्षांश शुरू हो रहा है, तो लैटिट्यूड मतलब अक्षांश होता है। वो याद हो जाएगा आपको। क्लियर? कोई डाउट अगर किसी को है तो जल्दी से बताए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी बताओ भाई। कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे देश की जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट में है। अब यहां से जैसे ही आप डालोगे ये जो लाइनें हैं, ठीक है, और मैंने अभी क्या बोला? नॉर्थ ईस्ट में, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कहला रहा होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब आकार की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट उठाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है वो कुछ ना कुछ एरिया कैप्चर करके रखा होगा। जैसे मैं अगर इस जगह पे खड़ा हूं तो ये एरिया मैंने कैप्चर कर लिया है, ठीक है, बाकी स्पेस खाली है, लेकिन ये एरिया मैं हूं, मैं यहाँ पे हूं, लाई कर रहा हूं। इसका मतलब भारत भी कहीं ना कहीं लाइज कर रहा होगा, उसने कुछ एरिया कैप्चर किया होगा, और वो एरिया है 2.4%। और ये किसका है? पूरे विश्व की जमीन का 2.4% भारत ने कैप्चर किया हुआ है। क्लियर है? और ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। क्लियर? 2.4। अब ये कैसे याद हो सकता है कि भारत का अगर कोई व्यक्ति है तो वो अपने आप को दुगना समझता है सबसे। वो 2 हैं तो हम कितने हो जाएंगे?
हम 4 के बराबर हम पावर रखते होंगे, तो हम 2 थे और 4 के बराबर ताकत रखते थे, 2.4%। क्लियर। दूसरी चीज, स्थान की बात कर रहा है वो। स्थान का मतलब कि भारत से बड़े बड़े क्या कोई देश हैं, वो ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो बिल्कुल है, भारत से बड़े बड़े बहुत सारे देश हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेला ऐसा देश नहीं है जो सबसे ज्यादा जमीन रखता है। वो कौन से नंबर पे आता है? भारत आता है 7th नंबर पे। कौन से नंबर पे? 7th नंबर पे सॉरी 7th नंबर पे आता है। अब ये कैसे याद होगा, इसको अभी 2 सेकंड में समझाऊंगा, लेकिन अगर इसमें से कुछ आपको लिखना है जल्दी से तो लिखिए। फिर उसके बाद बहुत बढ़िया रोहित, बहुत बढ़िया दिनेश, बहुत बढ़िया शिवानी, बहुत बढ़िया, शानदार। इसको ट्रिक बताता हूं आपको कैसे याद करते हैं। बहुत इजी ट्रिक है, फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप लोग। इसमें से अगर कुछ आपको लिखना है तो आप जल्दी से लिखिए। फिर उसके बाद हम इस वाले पॉइंट को और खत्म करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। लिखना है भाई इसको जल्दी से। चलो सर, बहुत अच्छा समझ आ रहा है, थैंक यू थैंक यू। चलो अब यहां से समझो, अब इसको समझो, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि इंडिया, इसमें लिखने से अच्छा यहां लिखता हूं। इंडिया कौन से नंबर पे है भाई? इंडिया अभी बताया मैंने कि थलापति का नंबर कौन सा है? 7th है। महेंद्र सिंह धोनी भारत के कप्तान थे, भारत की जो क्रिकेट टीम थी उसके कप्तान थे, और उनके जो जर्सी का नंबर है आपको याद होगा 7 है। उनकी जर्सी का नंबर नहीं भूल सकते आप। थैंक यू सर हमें पढ़ाने के लिए, बहुत बढ़िया। पहले इसको समझ लो, इसके बाद थैंक यू कहना, ठीक है। अब देखो, इंडिया में जो महेंद्र सिंह धोनी जो कप्तान भारत के रहे हैं, उनकी टी शर्ट का नंबर 7वें नंबर पे, ठीक है। अब अगर हम 7वें पे हैं तो कैपिटल में बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे इंडिया, ठीक है। इंडिया हमने कैपिटल में 7वें नंबर पे बड़ा बड़ा लिख लिया है। अब 6 देश इससे दिखाई देंगे पहले के, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। क्लियर। अब ये 6 देश कैसे याद होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को थाला फौज, अरे ठीक है, कितने बच्चों को याद है कि ये 6 देश कौन कौन से हैं? जल्दी से बताओ, फिर मैं 2 सेकंड में याद कराता हूं। चलो दिनेश, बढ़िया। देखो अब यहां समझो, एक बच्ची है जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? महाराष्ट्र की रहने वाली है, और उस बच्ची का नाम है रक्कू बाई। क्या नाम है भाई? रक्कू बाई। ये बाई आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, महाराष्ट्र में लोगों को वहां पे लड़कियों के नाम के आगे लगा दिया जाता है। बहुत बढ़िया जतिन, वहां पे लोगों के नाम के आगे लगा दिया जाता है। तो इस बच्ची का नाम क्या था? रक्कू था, और नाम के आगे बाई लगा दिया, तो यहां से क्लियर हो गया, इस बच्ची का नाम रक्कू बाई दिखाई देता है। R फॉर रशिया, C फॉर कनाडा, C फॉर चाइना, U फॉर USA, B फॉर ब्राजील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, और I फॉर इंडिया। क्लियर। तो रशिया, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहुत बढ़िया दीपू। लेकिन बीच में कनाडा भी आता है, ठीक है, और अमेरिका को USA बोल सकते हैं। तो यहां से याद रखेंगे कि सबसे पहले रशिया आता है, फिर कनाडा आता है, फिर चाइना आता है, फिर USA आता है, फिर ब्राजील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, देन आपका इंडिया आता है, ठीक है। और इंडिया के बाद भी अगर कोई पूछ ले आपसे कि बताओ भाई इंडिया के बाद कौन सा आता है, तो आपने एक प्लेयर है जिसका नाम है मैसी, ठीक है। और मैसी किस देश से खेलता है? अर्जेंटीना से खेलता है। और इंडिया से सुनील छेत्री खेलते हैं। तो इंडिया जब 7वें पे है तो सुनील छेत्री के भी गोल मैसी से ज्यादा हैं। तो याद रखेंगे कि 7वें पे हमारे मैसी दिखाई देते हैं, और फिर उसके बाद मैसी, वो 7वें पर सुनील छेत्री दिखाई देते हैं, और फिर उसके बाद मैसी दिखाई देते हैं। तो 8वें पे अर्जेंटीना आपका देश आता है, ठीक है। लेकिन हम 7वें तक देखेंगे और बढ़िया से इसको याद कर लेंगे। तो एक बार मैं बोलूंगा, आप अपने वहीं बैठे बैठे रिवाइज करेंगे कि हमारा जो देश है वो 2.4 एरिया कैप्चर करता है। 7वें नंबर पे भारत की लोकेशन दिखाई देती है, 7वें नंबर तक की जो पोजीशन है वो दिखाई देती है। उससे जो ऊपर के देश हैं, पहले पे हमारा रशिया आता है, दूसरे पे कनाडा दिखाई देता है, तीसरे पे चाइना दिखाई देता है, चौथे पे USA दिखाई देता है, 5वें पे ब्राजील दिखाई देता है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है,
7वें पे हम खुद दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हम थाला के साथ, जर्सी के साथ जाएंगे, फ्लो करेंगे। क्लियर? तो ये 7 देश आपके साथ में दिखाई देते हैं। तो आज हम यहीं पे छोड़ेंगे और इससे हम समझ में आएगा कि चीज़ों को लोकेशन समझ में आ गई होगी, 2.4 एरिया दिख गया होगा, नॉर्थ ईस्ट में दिख गया होगा। ये सारी चीज़ें हमने कवर की। अगली क्लास में हम जब आएंगे मिलने तो आप इन टॉपिक्स को हल्का सा पढ़ के बैठेंगे। ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी है कि मुझसे अगर बेहतरीन पढ़ना है तो आप मुझसे बेहतरीन तैयार होके आएंगे और इसको एक बार पढ़ के बैठेंगे, जिससे मैं जो चीज़ें समझाऊं वो आपको और अच्छे से समझ में आए। हाँ, अब मैं आपके पढ़ लेता हूँ। बढ़िया समझ में आया सर, थैंक यू सो मच। सती प्रकाश, थैंक यू। सत्य प्रकाश, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और अगर बाई चांस किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं अगली क्लास में उसको समझा दूंगा। क्लियर? थैंक यू सो मच, बाय बाय। और घर पे इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बढ़िया से इसको समझिएगा, कोशिश करिएगा कि चीज़ें रिवाइज करके अपने तरीके से उसको तोड़ें। ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।